Dil Se Dil Tak, a patient awareness talk show for the healthy heart. This is Dr. Indranil, your host for the evening. Now, heart disease is on the rise in India. In this aspect, I think we are 10 years ahead of the West when it comes to development of the heart disease. In India, we have a very surprising fact. One patient is dying every 33 seconds of a heart attack. That is a very gory number. So what we're going to discuss today is that why this heart disease is becoming more in India, what are the steps that we can take to prevent it. And for that we have a panel of eminent cardiologists from all across Indore. Welcome Dr. Siddhant Jain. He is a consultant intervention cardiologist at Apollo Hospital, Indore. We have a video on him. Let's see that video now. आइए मिलते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिनका पैशन ही एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी है। मीट डॉक्टर सिद्धांत जैन, जिन्होंने डीएम इन कार्डियोलॉजी विश्व प्रसिद्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ से की है। वर्तमान में डॉक्टर सिद्धांत जैन रिदम हार्ट केयर क्लिनिक और अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में एज कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हैं। डॉक्टर सिद्धांत ने अब तक 10,000 सक्सेसफुल कार्डियक प्रोसीजर्स विगत 10 वर्षों में की है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर एवं अन्य कार्डियक प्रोसीजर्स शामिल हैं। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत कार्यों के लिए डॉक्टर सिद्धांत को अनेक मेडलों और प्रशस्ति पत्रों से देश विदेश के संस्थानों ने समय समय पर सम्मानित किया है। आइए जाने डॉक्टर सिद्धांत जैन से उनका दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट मंत्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं इंदौर में अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ। दिल से दिल तक की चर्चा में मैं सभी हार्ट पेशेंट यानी हृदय रोगियों को ही नहीं बल्कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज़ हम में से किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकती है एवं इसके बारे में जानना इससे बचाव के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट डिजीज़ आज एक महामारी की तरफ फैल रही है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हॉस्पिटल्स में बड़े उन्नत एडवांस और महंगे ट्रीटमेंट हम लोगों के पास हार्ट पेशेंट्स हार्ट डिजीज़ के लिए अवेलेबल है, पर उन सबके बावजूद दिल की बीमारियों का प्रकोप कम नहीं होता है। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली से लिंक्ड है, संबद्ध है, और इसे समझकर हम शायद इसके बचाव में कुछ कर सकते हैं। संक्षिप्त में शॉर्ट में कहना चाहूँगा सिर्फ 4 बातें जो हमें हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एक स्वस्थ व सक्रिय जीवन शैली यानी एक्टिव लाइफस्टाइल। नंबर 2, संतुलित व सही खान पान। नंबर 3, समुचित मेडिकल जांच, बीमारियों का निदान एवं उनका समुचित प्रॉपर उपचार। नंबर 4, तनाव रहित उल्लासपूर्ण मन। यह 4 बातें यदि हम समझते हैं तो हम दिल की बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी चीज़ को आप लोगों को बताने के लिए दिल से दिल तक हम हार्ट स्पेशलिस्ट, दिल के डॉक्टर आपसे मिलने आ रहे हैं। Welcome sir, welcome Dr. Jain to the stage. Welcome. Thank you. Sir, please take a seat. Sir, we have a very important question for you. Yes. Sir, when we have a heart attack, when the patient is having a heart attack, what are the immediate treatment options available to save the patient? Because angioplasty is not, a facility is not available everywhere. So what is immediately what can be done? बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है वो हमारे हृदय को, जो कि पूरे शरीर में खून पंप करता है, उसको खुद को खून सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ आर्टरीज होती है उनके ब्लॉकेज के कारण होता है। तो हार्ट अटैक में इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, ये अवेयरनेस आम जनता में, सभी लोगों में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक के सिम्टम जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें पहचानना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइजिंग हार्ट अटैक। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट प्रोफाइल, किन पेशेंट्स को हार्ट अटैक होता है ये समझना ज़रूरी है। जो पेशेंट मिडिल एज में या मिडिल एज से ज़्यादा एज के हैं, जिन्हें रिस्क फैक्टर है जैसा अभी बताया गया है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनियमित जीवन शैली, ओवरवेट, ओबिसिटी, एडिक्शंस, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारे रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट को यदि लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के तो आपको मानना पड़ेगा कि यार ये एसिडिटी या कोई अन्य समस्या नहीं है, हार्ट अटैक हो सकता है। लक्षण जो होते हैं सीने में दर्द या दबाव की शिकायत होना, भारीपन होना, जी मचलाना, घबराहट होना, साथ में पसीना आना, बेचैनी होना, उल्टी होना। दर्द जो है हार्ट अटैक का वो सीने में भारीपन की तरह होता है, दर्द जैसा नहीं होता है, बस बेचैनी, घबराहट, जलन या भारीपन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस पेन कैन रेडिएट अप टू जॉ एंड इन योर बोथ आर्म्स, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया।
तो इस तरह के पेशेंट को यदि लक्षण हो रहे हैं तो हमें तुरंत सबसे पहले उस पेशेंट को हमें देखना चाहिए कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। यदि पेशेंट कोलैप्स है तो सबसे पहले CPR करना ज़रूरी होता है। यदि पेशेंट कोलैप्स नहीं है तो जितनी जल्दी उसको हम किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ECG कराने के लिए, हॉस्पिटल में या डॉक्टर क्लिनिक में ECG कराने के लिए जाना जरूरी। बिना ECG के हार्ट अटैक का डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि साहब हार्ट अटैक किसी को आए तो तुरंत क्या दवाई दे, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। डिस्प्रिन एक गोली होती है जो ब्लड थिनिंग एजेंट होती है, सॉर्बिट्रेट कुछ गोली हम टेम्परेरी यदि हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि हाँ ये तो हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो दे सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले ECG कराना जरूरी है, और ECG में यदि आपके डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि आपको हार्ट अटैक है तो आपको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए। ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे कि ICU की और हार्ट अटैक के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। हार्ट अटैक का पेशेंट तुरंत डिटियोरेट हो सकता है, तुरंत कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, तो अस्पतालों में जहाँ ICU है वहाँ पे डिफिब्रिलेटर होते हैं, हार्ट को शॉक देके वापस चालू करने की मशीनें होती है, प्रशिक्षित डॉक्टर यानी ट्रेन स्टाफ होता है, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट ICCU की सुविधा होती है। वहाँ पे हार्ट अटैक के लिए तुरंत दवाइयाँ दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, खून पतले के इंजेक्शन दिए जाते हैं। यदि हम उस अस्पताल में पहुँच सके जहाँ पे कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो हार्ट अटैक का होता है इवन इन इमरजेंसी इज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी तुरंत पेशेंट को आप कैथलैब में ले जहाँ पे एंजियोग्राफी करे, जो नस बंद है उसको तुरंत आप बलून करके स्टेंड करके खोले। वह सबसे सक्सेसफुल, सबसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली वह ट्रीटमेंट बहुत कम लोगों को अवेलेबल होता है, क्योंकि तुरंत ऐसे किसी अस्पताल में पहुंचना प्रैक्टिकल कारणों से संभव नहीं होता है। पर जिस भी अस्पताल में आप जाएंगे, डॉक्टर आपके हार्ट अटैक का रिकॉग्निशन करेंगे, जांच करेंगे, और तुरंत उसका इलाज, कुछ क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन होते हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स देते हैं, वो देंगे, और उसके बाद उसका इलाज चालू होगा। तो सबसे पहले हम सबके लिए जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचाने, किन मरीजों को हमें खुद को, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे ऑफिस के कलीग्स में, हमारे नेबर्स में, हमारे समाज में, कहीं पे भी किनको हार्ट अटैक आ सकता है, और यदि उन्हें लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत से तुरंत उनको मेडिकल सुविधा के पास ले जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। सर और एक चीज़ है, US UK में हम लोग बहुत देखते हैं कि जब पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में पहुंचा, एम्बुलेंस में ECG हो गया, ECG इंटरप्रिटेशन हो गया, एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स उधर ही स्टार्ट हो गया। सो बेसिकली पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचे एक थ्रोम्बोलाइसिस हो ही गया है। ऐसा फैसिलिटी इंडिया में क्या हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है? ऐसा फैसिलिटी बहुत अच्छा है जिसको प्री हॉस्पिटल थ्रोम्बोलिसिस या इमीडिएट ट्रीटमेंट घर से ही शुरू हो जाता है। पैरामेडिकल टीम आती है, घर पे वो लोग ECG करते हैं। अब ECG की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे ECG मशीन बहुत छोटी होती जा रही है, सस्ती होती जा रही है। तो विद इन फ्यू ईयर्स ECG मशीन एम्बुलेंसेज में भी रहेगी। तुरंत ECG करके अब इंटरनेट के थ्रू ECG का ट्रांसमिशन डॉक्टर्स तक हो जाता है। अभी हमारे मोबाइल में गांव-गांव से व्हाट्सएप के थ्रू ECG आते हैं और 2 मिनट के अंदर हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हो जाता है, जो पहले शायद बाहर डॉक्टर्स नहीं समझ पाते थे और ट्रीटमेंट डिले होता था। तो टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, इलाज उतना फास्ट और सुविधाजनक हो रहा है, लेकिन मरीज को सबसे पहले मेडिकल हेल्थ तक पहुंचना पड़ेगा। यदि आप खुद ही एसिडिटी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अजवाइन पी लो, पानी पी लो, सोडा पी लो और 4-5 घंटे टाइम पास करो और फिर आप पहुंचेंगे, तो जो गोल्डन आवर्स होते हैं किसी भी हार्ट अटैक में, इनिशियल 4 से 8 घंटे को कहते हैं गोल्डन आवर्स, और एक कहते हैं टाइम इज मसल। हार्ट की मसल का जो डैमेज होता है, 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट कीमती होता है। तो जितनी जल्दी हम हार्ट अटैक के सिम्टम को पहचानेंगे और सही जगह पहुंचेंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट फास्ट शुरू होगा। यदि कभी हार्ट अटैक नहीं भी है और गलती से आप ECG कराने चले गए और ECG नॉर्मल आया, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी दिन हार्ट अटैक है और आप 2 घंटे लेट पहुंचे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो फास्ट एक्शन पेशेंट की तरफ से होना जरूरी है। डॉक्टर्स और ICUs और हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग तो रहती है, जितनी जल्दी हो सके इलाज करे। सर एक क्वेश्चन और है जी। मुझे आ रहा है कि ऐसा कभी हो सकता है कि ECG नॉर्मल आए फिर भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। 100 में से करीब 10 से 15% मरीजों में इनिशियली ECG नॉर्मल रहता है। पेशेंट को पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर को डाउट हो रहा है कि यार इनको हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, लेकिन ECG में अभी चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसा 10 से 15% मरीजों में संभव है, और ऐसे मरीजों में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ और टेस्ट जैसे होते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट की सोनोग्राफी तुरंत करके देखा जाए, CT एंजियो कहीं तुरंत किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट जिसमें हार्ट अटैक का जल्दी डायग्नोस किया जाता है, वो करके इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। और एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में यदि डॉक्टर कह रहे हैं इमरजेंसी में कि भाई आपको हार्ट अटैक हो सकता है, अभी ECG ओके है, लेकिन आपको रुक के 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर ECG कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, तो उस सलाह को मानने में ही समझदारी है। तभी आप हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी से, जिसकी मोर्टेलिटी 10 से 15% होती है, फर्स्ट हार्ट अटैक में 10 से 15% पेशेंट बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको तुरंत और सही इलाज लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर जैन, बहुत कुछ जानने को मिला। ये हम लोग को जानने को मिला कि जब भी हार्ट अटैक होता है जल्दी डॉक्टर से पहुंचो या एम्बुलेंस पे पहुंचो, ताकि जल्दी ये जो गोल्डन आवर आपने बोला, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी हैड।
Welcome to Dil Se Dil Tak, the panel discussion. We are going to have an interesting part of the program now where we are going to discuss different aspects of the prevention and treatment of heart attacks. The question is for Dr. Siddhant Jain. I mean, this is an important question in the sense that, a person can be prone to a heart disease in form of hereditary or due to lifestyle. But what are the other comorbidities which can accelerate it, and how we can manage in this difficult or complex scenario? What is a challenging scenario? Very important question. Patient who is suffering of heart disease, you are asking comorbidities like diabetes, Yes. hypertension, Yes. and cholesterol problems Yes. or obesity. Yes. All these are part of one spectrum. हमें समझना होगा कि हार्ट डिजीज जो हम कॉमनली हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की बात करते, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल डिजीज, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रम. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है वो एक सिंड्रोम होता है जिसमें पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, एब्डोमिनल ओबिसिटी होती है, उसको हाई शुगर लेवल्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण. ये सारा एक सिंड्रोम है. वो सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है. तो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू हार्ट अटैक. तो डायरेक्ट डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलना शायद शॉकिंग होता है, लेकिन यदि आपको डायबिटीज़ है तो इसका मतलब आपको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है. ये बड़ा क्लियर साइंटिफिक फैक्ट है. रिस्क ऑफ हार्ट अटैक आफ्टर अ डायबिटीज डायग्नोसिस इज इक्वल टू अ ओल्ड हार्ट अटैक. ब्लड प्रेशर अपने आप में होना, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी कोमॉर्बिडिटीज जो है ये सारी हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ाती है, हार्ट ब्लॉकेजेस, हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ाती है. और इसका कारण है क्यों बढ़ाती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं. इतना हमने अभी डिस्कस किया. एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सारे तो आप हार्ट डिजीज होने के बाद, ब्लॉकेज होने के बाद, हार्ट अटैक होने के बाद जो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है, वो तो जिसको हार्ट अटैक होगा उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाएगा. लेकिन कॉमन पब्लिक को समझना है कि हम सबको हार्ट अटैक होने की संभावना क्यों है. तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली कहाँ से आई है, कैसे आई है. वो एक सिंपल कंसेप्ट है. एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे पेशेंट रोज हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए, या सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे क्यों हार्ट अटैक आया. बहुत से पेशेंट एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना पीना नियमित रखते हैं, कोई तंबाकू नहीं, कोई टोबैको नहीं, नो एडिक्शन, गुड लाइफस्टाइल, दे सफर फ्रॉम हार्ट अटैक्स एंड दे आस्क अस कि डॉक्टर साहब वाई मुझे क्यों हार्ट अटैक आया. तो हम जेनेटिक रीज़न हो सकता है बहुत बार बोलते हैं, लेकिन एक मेजर जो रीज़न है जो हम सब पे लागू होता है, आप पे, मेरे पे, हम सब पे, वो है व्हाट इज अवर बॉडी मेंट फॉर एंड व्हाट वी आर सब्जेक्टेड इट टू. हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुई है, वो करीब 7 मिलियन ईयर्स की इवोल्यूशन की हिस्ट्री है. ह्यूमन बींग्स ने चलना शुरू किया, बंदर से ह्यूमन बींग्स बनने में 70 लाख साल लगे. तो बॉडी धीरे धीरे, बहुत धीरे प्रोसेस में इवॉल्व हुई. और बॉडी किसके लिए बनी है, और इवोल्यूशन इतना धीरे है कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकती. तो इसीलिए जो पिछले 10 लाख 5 लाख साल में जो आपकी बॉडी बनी है, वो 50 साल या 100 साल में बॉडी अडॉप्ट नहीं हो सकती. जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जितना हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आज हमारी मसल्स कम काम कर रही है, हमारे लिए पेट्रोल की गाड़ी ज़्यादा काम कर रही है. आज हम पैदल कम चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम कर रहे हैं. डे लाइट में पहले आज के जो नेचुरल हमारे पूर्वज थे, वो सूरज उगने के साथ में उठते थे और अंधेरा होने के बाद सो जाते थे. आज आप खुद देखिए, सूरज उगने के कितने घंटे बाद आप उठ रहे हो, सूरज ढलने के कितने घंटे बाद आप सो रहे हैं. स्क्रीन टाइम आपका टीवी पे, मोबाइल पे, गैजेट्स पे कितना हो रहा है, नींद का पैटर्न कितना डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस लेवल कितना है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कितना है, खाना पीना कितना चेंज है. जो नेचुरल डाइट हमारी बॉडी खाने के लिए बनी है, जो हमारे पूर्वजों ने बॉडी 70 लाख साल से इवॉल्व करी, और 10,000 साल पहले से हम क्या खाते थे, जो जंगल में मिलता था, रॉ फूड, नेचुरल फूड, प्रोसेस्ड फूड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लीन प्रोटीन्स, ये सब खाते थे. और आज हम जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी डेंस, कैलोरी डेंस, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड ले रहे हैं. तो ये सारा कहीं ना कहीं लिंक है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, मोटापा, इस सब से. तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, और सारी चीज़ों में से कुछ भी होना आपको प्रोन बनाता है दूसरी चीज़ के लिए. यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें इतनी आपस में लिंक्ड है कि उसके मेन कारण को हमको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिजीजेज विच आर कॉल्ड एज. ऑल दीज आर सब भाई बहन जैसी डिजीजेज है. और एक क्वेश्चन इधर से आता है, सर इफ यू आर ट्रीटिंग सपोज हाई कोलेस्टेरॉल इन अ हार्ट पेशेंट, it is said that it leads to new onset diabetes. So this is a dichotomy what we have. This is more एक ट्रायल हुआ था, जुपिटर ट्रायल, एक बहुत स्टैंडर्ड सबसे अच्छी मेडिसिन में से एक रोसुवास्टैटिन करके मेडिसिन है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए सामान्यतः सारे डॉक्टर्स लिखते हैं. उस पर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, उसमें से कुछ डेटा आया कि जिन लोगों को ये दवाई दी और जिनको नहीं दी,
उनका रेंडमाइज ट्रायल में कंपैरिजन किया जाता है। तो जिनको दवाई नहीं दी उनमें और जिनको दवाई दी उनमें डायबिटीज होने के रिस्क फैक्टर जिनको दवाई दी उनमें थोड़ा ज़्यादा पाया गया। लेकिन यह भी उसमें एनालिसिस हुआ है कि जिनमें ये डायबिटीज ज़्यादा पाई गई उन लोगों को अदरवाइज भी डायबिटीज होने की संभावना आगे कुछ टाइम में चल के थी। दे वर प्रोन फॉर डेवलपिंग डायबिटीज एंड व्हाट डिड मेडिसिन डिड इन दैट ट्रायल, व्हाट डिड अनमास्क द डायबिटीज अर्लियर, यानी डायबिटीज के लक्षणों को, शुगर को थोड़ा जल्दी उसने पैदा कर दिया। लेकिन उसके कारण मरीज को जो रिस्क या जो नुकसान या जो डेवलप हुआ उसके मुकाबले में इस दवाई ने जितना उस पेशेंट को फायदा दिया, जितना हार्ट डिजीज होने या दूसरे ब्लॉकेजेस होने, स्ट्रोक होने, ब्रेन अटैक होने या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने के, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को कम किया, तो रिस्क बेनिफिट रेशियो इज वेरी स्क्यूड टुवर्ड्स यूजिंग द मेडिसिन। सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेडिसिन जो भी आपको आपके डॉक्टर दे रहे हैं, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर यदि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन देते हैं तो वो उसके साइड इफेक्ट्स को समझते हैं। तो साइड इफेक्ट से डर के यदि आपका डॉक्टर दे रहा है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो भी मेडिसिन लॉन्च हो रही है वो सालों सालों तक सारे 150 देशों में लाखों लोगों पे सालों तक के ट्रायल्स करने के बाद में चूंकि मेडिसिन लॉन्च होती है तो उसके छोटे से छोटे साइड इफेक्ट तक हमको पता होते हैं। लेकिन उस साइड इफेक्ट को लेकर आप बैठ जाएंगे और मेडिसिन के अगेंस्ट दुष्प्रचार करेंगे तो उसमें नुकसान हम लोगों का ही होगा। अच्छी मेडिसिन जो है, जो लाइफ को बढ़ा सकती है, आपको बीमारियों से बचा सकती है, उसमें कुछ ना कुछ यदि कहीं कुछ फैक्टर ज़्यादा मिलता है तो उससे घबराना नहीं है। और देयर आर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ड्रग की स्टडी कर रही है। मार्केट में आने के 10-10, 20-20 साल तक एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट होते हैं और गवर्नमेंट और एजेंसीज रेगुलेट करती है। यदि कहीं भी ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से शुगर की बीमारी बढ़ रही है या उससे नुकसान हो रहा है तो अभी तक वो शुगर की दवाई पे फिर से स्टडी शुरू हो जाती है, दवाई की सेल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। क्लास 1 इनफैक्ट अब तो ये इंडिकेशन आ गया है लेटेस्ट गाइडलाइन में कि कोलेस्ट्रॉल लेवल देखे बिना यदि आपको हार्ट डिजीज है, हार्ट ब्लॉकेज है, ब्रेन अटैक है और कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है या आपको रिस्क बहुत ज्यादा है तो विदाउट लुकिंग एट कोलेस्ट्रॉल लेवल देखे बिना आपको स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां दी जानी चाहिए। तो इसलिए उससे घबराने की या उससे जो दुष्प्रचार होता है मीडिया में या व्हाट्सएप पे पढ़ते बोले साहब कोलेस्ट्रॉल तो कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों ने हवा बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके डॉक्टर सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से समझी हुई स्टैब्लिश मेडिसिन आपको दे रहे हैं तो हैव फेथ इन द मेडिसिन, हैव फेथ इन द डॉक्टर एंड टेक दैट मेडिसिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। और ये मैसेज पब्लिक तक जाना बहुत जरूरी है। It's important message. Google देख के people should not change their medicine. If a doctor has prescribed, cardiologist has prescribed, you continue. So Google should not guide you. You can ask your doctor. There is no harm in asking your doctor. You can write a mail to him. You can send him a message. You can go and meet him and counter ask कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन दी, मुझे पता चला इससे ऐसा हुआ, तो he'll explain you. It is our duty to explain and counsel and make our patient comfortable with their treatment. लेकिन पेशेंट को यदि विश्वास ही नहीं होगा और वो डॉक्टर की सलाह कम और बाकी अनसाइंटिफिक सलाहों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो नुकसान पेशेंट्स का ही होगा। And the question is that while on a long drive, if somebody is a heart patient, what are the precautions he can take if he is driving the car? लॉन्ग ड्राइव, Yes. लॉन्ग ड्राइव पे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अ हार्ट पेशेंट एंड यू आर टेकिंग कार्डियक मेडिसिन, यू शुड बी वेरी वेल, अपने को पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन आपको किस टाइम पे लेनी है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कभी कभी आप लेते हैं तो सडनली बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे रहने से, मान लो आप कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं या साइड में बैठे हुए हैं या लॉन्ग ड्राइव की जगह लॉन्ग फ्लाइट है तो ब्लड आपके पैरों में इकट्ठा होता है। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो होता है उससे गिडनेस आती है, आंखों का अंधेरा आता है। तो स्पेशली आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपने बीपी की मेडिसिन ली और उस टाइम आपका बीपी लो हो गया, आपने पानी नहीं पिया, 2 घंटे 4 घंटे हो गए या आपकी मसल्स रिलैक्स है, पैर में ब्लड की पूलिंग हो रही है, तो उस टाइम आपकी ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, आंखों आगे अंधेरा आ जा सकता है एंड दैट कैन बी डेंजरस, एक्सीडेंट हो सकता है, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। So you have to be very careful if such sort of scenario is there. तो सबसे अच्छा तो है कि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराएं और लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो कंटिन्यूस ड्राइविंग ना करें, बीच में रुक के थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोई भी हार्ट पेशेंट यदि वो कार्डियक हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसकी एंजियोप्लास्टी बाईपास हुआ है तो ही इज ऑन ब्लड थिनिंग मेडिसिन। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग अ 2-व्हीलर। लोग बोलते हैं एंजियोप्लास्टी के साथ हम मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दे। अभी जो लेटेस्ट हम ब्लड प्रेशर ब्लड थिनिंग मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जो नई मेडिसिन आई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एंटी प्लेटलेट एजेंट दे इनहिबिट ऑलमोस्ट 90% 95% ऑफ प्लेटलेट्स ऑफ योर बॉडी। जो आप डेंगू के मरीजों में देखते हैं प्लेटलेट काउंट 4 लाख से 40,000 हो गया और ब्लीडिंग होने लग गई, तो आप ब्लड प्रेशर एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स की ब्लड थिनिंग जो मेडिसिन देते हो उसमें आप प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को ऑलमोस्ट टोटल इनहिबिट कर देते हो, तो वो पेशेंट की ब्लीडिंग रिस्क उतनी होती है जो बिल्कुल लो प्लेटलेट के पेशेंट्स की होती है। तो ये पेशेंट यदि 2-व्हीलर चलाएंगे तो बहुत कंट्रोल तरीके से चला रहे हैं और गिरते पड़ते नहीं है तो बहुत ठीक है, लेकिन जरा सा भी आप गिरे, जरा सा भी कहीं टकराए, फिसले, आपने खुद ने सावधानी रखी, कोई आपके गाड़ी से आके टकरा गया, किसी तरह से एक्सीडेंट हुआ तो वो जानलेवा हो सकता है। नॉर्मल पेशेंट गिरेगा, उसको थोड़ी चोट लगेगी, थोड़ा सा कहीं पे ब्लीडिंग होगा, लेकिन यदि आपको ब्लड थिनिंग मेडिसिन दी जा रही है और आपको एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग।
सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आई से कि हार्ट पेशेंट्स को ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव या कोई भी ऐसी विग्रस और प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आमतौर पे उनको कहा जाता है कि उनको साइलेंट अटैक आता है सर, उनको पेन नहीं होता है, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, आई वांट टू नो दैट। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बेसिकली डायबिटीज़ सिर्फ शुगर हाई होने की बीमारी नहीं है, शरीर के हर सेल में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में शुगर के कारण डायबिटीज़ पेशेंट यदि अपनी शुगर लेवल कंट्रोल रखे, उसके बावजूद जो माइक्रोवास्कुलर बारीक बारीक वेसल्स के लेवल पे जो डैमेज होता है और जो नर्व्स का डैमेज होता है वह सर्वज्ञात है, मतलब देयर इज नो उसका कोई उपाय नहीं है, वो होना ही होना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल के लेवल पे आ गया है। आपने ब्लड शुगर कंट्रोल कर ली, लेकिन आपके सेल के अंदर जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म है सेल मेम्ब्रेन लेवल पे वो चेंज है, तो इन पेशेंट में न्यूरोपैथी डेवलप होती है। न्यूरोपैथी यानी जो नर्व होती है, जो कोशिकाएं नर्व जो होती है, जो ब्रेन में और न्यूरस सिस्टम में आपके पूरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करती है, जो हमारी चेतना को नियंत्रित करती है, वो सारी चीज़ें नर्व्स के थ्रू रेगुलेट होती है। तो पेन जो होता है हमारा, पेन भी एक न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन है, एक संवेदना है, तो पेन भी नर्व्स के थ्रू जाता है। और डायबिटिक पेशेंट में चूंकि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जो विसरल हमारा ऑर्गन होता है हार्ट, उसका पेन ऑटोनॉमिक और विसरल पेन फाइबर से जाता है, उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में पेन का परसेप्शन कम भी हो जाता है और बदल भी जाता है। तो बहुत मुख्यतः कॉमनली देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक ज़्यादा भी होते हैं और हार्ट अटैक की तीव्रता ज़्यादा होती है, लेकिन उनके जो लक्षण और जो पेशेंट को तकलीफ और पेशेंट को उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, सीवियर भारीपन होना या पेन होना, उसका परसेप्शन लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में कम होता है। उसका कारण है डायबिटीज़ में नर्व्स का डैमेज होना और ब्रेन तक जो चेतना जाती है उसका होना। डायबिटीज़ पेशेंट में बाकी सारी संवेदना भी कम हो जाती है, उनके पैर में सेंसेशन कम हो जाते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन आते हैं, उनके हाथ पैर में टच सेंसेशन कम हो जाते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो उसी तरह उनमें हार्ट अटैक के पेन के सिम्टम भी कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार डायबिटीज़ वाले पेशेंट हम देखते हैं ईसीजी इको में हार्ट अटैक है, पेशेंट से पूछते हैं आपको कभी हार्ट अटैक आया है, पेशेंट कहता है कुछ आया ही नहीं, कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, माइनर कुछ तकलीफ हुई, पेशेंट ने सहन कर लिया, 2-4 दिन समहाउ उससे उबर गए और बाद में डैमेज हार्ट में निकल रहा है। तो इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज़ वाले पेशेंट में कॉमन है, बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जो आपने वीडियो बताया उससे नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं है कि ठीक है पेशेंट देख के जे हॉस्पिटल फ़ोन कर लेंगे या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लेंगे, लेकिन एक दूसरा जो वीडियो कोलेस्ट्रॉल के लिए आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल नहीं है और कोलेस्ट्रॉल से कुछ नहीं होता और सब फार्मा कंपनी या डॉक्टर ज़बरदस्ती कोलेस्ट्रॉल की गोली खिलाते हैं, वो एक घातक दुष्प्रचार है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। और कुछ मरीज उस पर लोग बिलीव करते हैं, लोग आके हमसे काउंटर एक्शन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पढ़ लिया कोलेस्ट्रॉल तो कुछ नहीं होता, आप फालतू गोली दे रहे हो। तो उन्हें समझाना पड़ता है, नॉर्मल से हट के 10 मिनट उनको समझाना पड़ता है कि भैया पिछले 80 साल से करोड़ों लोगों में रिसर्च हुई है और उसके बाद ही आया है, और व्हाट्सएप पे पढ़ के आप उसको या तो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ उसमें गाइडलाइन बताते हैं, अमेरिकन गाइडलाइन आई है कि फूड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो फूड कोलेस्ट्रॉल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तो हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल की भी बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं। यदि आपको हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक की रिस्क है, तो आपको एक गोली लेनी है, उस गोली से कोलेस्ट्रॉल कम हो नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है नहीं है, गोली फायदेमंद है, ये देखा गया है, साइंटिफिक स्टडी में निकला है फैक्ट, जिसका कोई मतलब देयर इज इट इज सच अ रॉबस्ट एविडेंस दैट देयर इज नो एविडेंस टू, देयर इज नो रीजन टू नॉट टू रिलाई ऑन इट। तो इस प्रकार के दुष्प्रचार कई बार पेशेंट्स का नुकसान कर देते हैं, तो बहुत बहुत समझ के हमें निर्णय लेना चाहिए। ये शायद एक्टिविटी सोशल मीडिया के हिसाब से ट्रेन हुई है, तो ये पॉजिटिव एक्टिविटी, लेकिन सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट भी है, यदि अनसाइंटिफिक अनसॉलिसिटेड मटेरियल और मीडिया आप देखेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो शायद नुकसान हो सकता है। I would like to first of all thank all the 6 eminent cardiologists of Indore we have today, and this program is not only for Indore, by the way, this is being live telecast all over the world.